तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आए हैं वो है द एग्जॉर्सिस्ट 1973, जो कि एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हमें इराक का एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ पे पुरानी चीजों की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी और यहाँ पे फादर मैरिन को दिखाया जाता है। फादर मैरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रहे होते हैं। अब खुदाई के दौरान उन्हें वहाँ पे एक स्टैचू मिलता है। अब फादर मैरिन जब इस स्टैचू के ऊपर से मट्टी हटाते हैं तो उन्हें पता लगा कि ये स्टैचू शैतान पेजुजू का है और पेजुजू यहाँ पे बहुत पावरफुल शैतान है जो कि गर्मियों के मौसम में ज्यादा गर्मी और सूखापन लाता है और टिड्डियों यानी लोकस्ट को भी कंट्रोल करता है। और ये टिड्डियां लाखों की तादाद में होती हैं और फसलों पे हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर देती हैं और इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं और सबसे बुरा नतीजा ये कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फादर मैरिन पेजुजो के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालते हैं जहाँ पे उन्हें एक और डीमन लेमास्टो के बारे में पता लगता है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं, पेजुजो का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जिसका नाम लेमेस्टो है। वो भी एक शैतान है और लेमेस्टो जो बुरा काम करता है वो औरतों और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। वो बच्चों को उनकी मदर से छीन लेता है और फिर उनका खून पी जाता है और इसी वजह से लोग पेजुजो का सहारा लेते हुए माँ और बच्चे को लेमेस्टो से दूर रखते हैं। हालांकि पेजुजो भी एक शैतान है लेकिन लोग इसे अपनी हिफाजत के लिए यूज करते हैं, उसका सहारा लेते हैं क्योंकि वो दूसरे शैतान लेमेस्टो से उन्हें बचा के रखता है। फिर फादर मैरिन को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें पोजेजो का स्टैचू नजर आता है और वहाँ पे दो डॉग भी होते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे और ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं जो कि पेजुजो और लेमेस्टो की तरफ इशारा कर रहे थे। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्रिस को जो कि इस वक्त अपने घर पे ही थी और उसके घर के एटिक से उसे कुछ आवाजें आती हैं जिसे वो इग्नोर कर देती है। क्रिस यहाँ पे एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और इसकी 12 साल की एक बेटी भी है जिसका नाम रीगल मैकनल है। खैर क्रिस अपने हस्बैंड से अलग रहती है और वो एक सिंगल मदर है लेकिन वो अपनी बेटी रीगन के साथ बहुत खुश है। खैर अगले सीन में हम क्रिस को एक लोकेशन पे देखते हैं जहाँ पे वो अपने डायरेक्टर बर्क की मूवी के लिए शूट कर रही थी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी एक साथ होती हैं। क्रिस को अपनी बेटी के खिलौनों में से एक ओजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से इस बोर्ड के बारे में पूछती है तो वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। क्रिस उसे जवाब देती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, जिस पे उसकी बेटी उसे कहती है कि ये गेम मैं अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन होडी भी इस गेम को खेलते हैं। क्रिस इस बात को इग्नोर करते हुए उसे कहती है कि चलो हम दोनों इस गेम को खेलते हैं, तुम मुझे बताना कि इसे कैसे खेला जाता है। और जो ही वो इस गेम को खेलने के लिए बोर्ड के पास आती है तो वो खुद ब खुद उससे दूर चला जाता है और इसे भी क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक ही मजाक में अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड गेम खेलना नहीं चाहती। तो वो उसे जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन होडी ये चाहते हैं कि आप ये गेम ना खेलें। फिर से इस बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर देती है। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस सो रही होती है और उसके पास किसी की कॉल आती है जिससे वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही थी तो क्रिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो। तो वो उससे कहती है कि मेरा बेड बहुत ज्यादा हिल रहा था जिससे मेरे लिए वहाँ पे सोना मुश्किल हो रहा था। अब क्रिस इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब क्रिस को लॉक्ड रूम से कुछ आवाजें आ रही थी और ये आवाजें वो पहले भी सुन चुकी थी। वो अपर फ्लोर में जाके देखती है लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब यहाँ पे उसे अपना सर्वेंट मिलता है तो क्रिस उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चूहे हैं, लेकिन उसका सर्वेंट उसे कहता है कि यहाँ पे कोई चूहे नहीं हैं और क्रिस इस बात को भी इग्नोर कर देती है। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी रीगन को डॉक्टर के पास लेके जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तो वो डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती है और उसे काफी बुरा भला कहती है। तो डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और यही वजह है कि अब उसे ज्यादा गुस्सा आता है और आगे जाके ये चीज डिप्रेशन में भी बदल सकती है। क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे डॉक्टर उसे कहता है कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और ना ही उन्होंने कभी इसके साथ कांटेक्ट किया है और शायद यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो टेंशन में है
और इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की मदर को उसका भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इस बात को लेके उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फादर कैरिस की मदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनका पाँव फ्रैक्चर हो चुका था और वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही थी और उन्हें यहाँ पे एडमिट करवाने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिस चाहते थे कि वो अपनी मदर को यहाँ से निकाल के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे उनका अच्छे से इलाज किया जाए, लेकिन वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फिर कुछ दिनों बाद यहीं पे उनकी मदर की डेथ हो जाती है और वो इस पे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैरिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान उसकी बेटी वहां पे आ जाती है और वो कहती है कि इसकी मौत इसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पे हुई है और इसी दौरान वो यहीं खड़ी खड़ी यूरन कर देती है और ये सब कुछ देख के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस रीगन को नहला धुला के उसे बेड पे सुला देती है और जो ही वो उसके कमरे से बाहर आने वाली होती है तो उसका बेड जोरों से हिलने लगता है, जिसे रीगन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। क्रिस भी इन सारी चीजों को देख रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रीगन को एक बार फिर से डॉक्टर के पास लेके जाती है और यहाँ पे डॉक्टर उसके बहुत से टेस्ट लेते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत सी तकलीफों का सामना एक बार फिर से करना पड़ता है, लेकिन उसके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन दिन ब दिन रीगन की तकलीफ में इजाफा हो रहा था और अब तो कोई उसे उठा के हवा में उछालता और बेड पे फेंक देता था और रीगन यही चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रीगन पोजेस हो जाती है और डॉक्टरों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो उसे नींद का इंजेक्शन देके गहरी नींद सुला देते हैं। अब क्रिस जब हॉस्पिटल से वापस आती है तो उसे पता लगता है कि उसके दोस्त डायरेक्टर बर्ग की छत से गिर के मौत हो चुकी है और उस वक्त बर्ग वीगन के पास ही होता है और वो इसलिए होता है कि ताकि वीगन अकेली ना रहे। अब रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है एक बहुत ही अजीब तरीके से और इसके मुंह से खून निकल रहा होता है जिसे देख के क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सारे डॉक्टर मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं कि आखिर रीगन को हुआ क्या है, लेकिन कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आता क्योंकि उसके सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। अब सारे डॉक्टर क्रिस को एडवाइस करते हैं कि उन्हें रीगन को एक मेंटल साइलम में भेज देना चाहिए। क्रिस इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और वो कहती है कि उसकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम देखते हैं कि क्रिस से मिलने के लिए विलियम आते हैं जो कि बर्ग का केस हैंडल कर रहे थे। उससे उस रात के बारे में पूछते हैं और उससे बर्ग की मौत के बारे में भी बताते हैं कि उसके साथ मौत के वक्त क्या बुरा हुआ था, जैसा कि गर्दन का पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाना, जो कि क्लियरली डिमोनिक डेथ या ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। विलियम के यहाँ से जाने के बाद रीगन के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और जब क्रिस अंदर जाके देखती है तो रीगन खुद को और अपने प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर रही थी और जब क्रिस उसे बचाने के लिए जाती है तो रीगन उसी पे अटैक कर देती है। अब क्रिस की हेल्प के लिए उसके सर्वेंट भी आते हैं लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। अब इसी दौरान रीगन के अंदर छुपा हुआ शैतान बर्ग की आवाज में कहता है कि इसी ने मुझे मारा है, जिससे क्रिस को पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि बर्ग को उसकी बेटी रीगन ने ही मारा है। अब रीगन अपना हेड पूरी तरह से टर्न करती है जिसे देख के क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इस बात को समझ जाती है कि जरूर रीगन पे कोई बुरा साया है और वो पोजीशन में है। अब यहाँ पे क्रिस फादर डीमियन से मिलने के लिए जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, यानी आज तक जो भी हुआ है डीमियन उसकी बात मान लेते हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन क्रिस के बार बार कहने पे वो इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फादर डीमन रीगन से मिलने के लिए जाते हैं। उस वक्त वो शैतान रीगन पे पूरी तरह से पोजेस कर चुका था। अब वो शैतान फादर डीमियन की मदर की डेथ के बारे में बात करने लगता है जिसे सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब फादर डीमन सोचता है कि रीगन को मेरी मदर की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल ठीक बताया है। इसका मतलब ये था कि क्रिस बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि एग्जोर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ती थी, जिसके लिए चर्च को ये सबूत देना पड़ता है कि जिस पे एग्जोर्सिज्म कर रहे हैं उस पे वाकई शैतान का साया है। रीगन की बॉडी पे ये भी लिखा होता है हेल्प मी। फादर डीमन रीगन की रिकॉर्ड की हुई बातों को सुनते हैं और इस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैरिन का भी नाम ले रही
रही होती है। दूसरी तरफ फादर डेमियन चर्च से एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस प्रीस्ट यानी जिसने पहले से एग्जॉर्सिज्म किया हो उन्हें भेजने का इरादा करता है। और यहाँ पे चर्च फादर डेमियन के साथ फादर मैरिन को भेजते हैं। अब फादर मैरिन जब उनके घर में पहुंचते हैं तो उन्हें रीगन की बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और वो फादर डेमियन से कहते हैं कि उन्हें फौरन ही एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर उनका एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है रीगन और ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो चीखते हुए फादर डेमियन और अपनी मदर कैरिस को बुरी तरह से अब्यूज करती है। और इसके साथ ही उसका बेड बहुत ज्यादा हिलने लगता है और देखते ही देखते हवा में ऊपर की तरफ होने लगता है। लेकिन फादर एग्जॉर्सिज्म को नहीं रोकते और इसे जारी रखते हैं। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से चीजों को इधर उधर फेंकता है। अब फादर मैरिन को भी बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है। रीगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और वो हवा में उड़ने लगती है और फादर बड़ी मुश्किल से उस पे कंट्रोल करके सारी चीजों को हैंडल करते हैं। और इसी दौरान फादर मैरिन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है। फादर डेमियन शैतान पेजुजू की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसे उसकी माँ की मौत की वजह करार दे रहे थे और ये शैतान फादर डेमियन की माँ की तरह बात करने लगता है। अब फादर डेमियन को इस तरह से टूटता हुआ देख के फादर मैरिन उसे बाहर भेज देते हैं क्योंकि ये शैतान इस चीज को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था और अकेले ही एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फादर डेमियन कमरे में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि फादर मैरिन हार्ट अटैक से मारे जा चुके हैं और रीगन उन पे हंस रही होती है। अब फादर मैरिन की मौत कैसे हुई और क्यों हुई ये हमें आने वाले पार्ट्स में पता लगेगा और एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या था। अब फादर डेमियन एग्जॉर्सिज्म करके रीगन के अंदर के शैतान को अपने अंदर बुलाने लगते हैं और आखिरकार रीगन के अंदर का शैतान फादर डेमियन पे आ जाता है। अब रीगन को बचाने के लिए और शैतान को रोकने के लिए फादर डेमियन विंडो से छलांग लगा देते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। जिसका मतलब ये था कि फादर डेमियन ने सबको बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था और उनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग उनके गिर जमा हो जाते हैं। तभी उनके दोस्त भी उनके पास आ जाते हैं जो इसके सेक्रीफाइस को देख के बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब रीगन बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ चुकी थी और उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं होती और कुछ दिन बाद रीगन अपनी मदर के साथ इस जगह को छोड़ के यहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।